सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। वर्ल्ड सिख अपडेट्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले दिनों में एक बहुत ऐसी घटना हुई जिसके बारे में बात करते हुए भी इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी घटनाएं निरंतर होती चली आ रही हैं। ऐसी घटना जो किसी के भी साथ हो, सुन के आघात लगता है। 14 सितंबर 2020 का वो दिन जिस दिन एक लड़की 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। सबसे दुखद ये रहा कि राज्य सरकार ने उसे रेप मानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद की जो घटनाक्रम हुए, ना मीडिया में आने दिया गया, ना वहां मीडिया को पहुंचने दिया गया। और किस तरह से वो घटनाक्रम हुए और उसके बाद क्या हुआ, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री प्रशांत भूषण जी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के भी पूर्व सदस्य रहे हैं, स्वराज इंडिया के सदस्य और सोशल एक्टिविस्ट। आइए उनके साथ आपका परिचय करा दें। प्रशांत भूषण जी, नमस्कार। नमस्कार। सर, जो पिछले दिनों ये एक जो घटनाक्रम हुआ, जो एक बहुत दुखद घटना हुई 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में, एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 4 लड़के जिनका नाम संदीप, रामू, लवकुश और रवि। लेकिन राज्य सरकार उसको रेप मानने से ही इनकार कर देती है। उसके बाद जो घटनाक्रम हुए, जो अभी तक चलता आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले तो पुलिस ने उसको रेप मानने से इनकार किया। जी रेप की एफआईआर शुरू में दर्ज नहीं करी। उसके बाद उसको वहीं लोकल मेडिकल कॉलेज में रखा गया कई दिन तक। जब उसकी हालत थोड़ी और बिगड़ गई तब उसको दिल्ली लाया गया। अ, वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भी और साफ साफ कह रही थी कि मेरे खिलाफ बलात्कार हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। खैर आखिर में उसने दम तोड़ दिया दिल्ली के अस्पताल में। जी लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि पुलिस ने उसकी फैमिली के बिना कंसेंट के, बिना मर्जी के जाके बॉडी को जला दिया, जबकि फैमिली कहती रही कि भाई हमको एक बार उसको देख लेने दीजिए, एक बार घर ले जाने दीजिए। उसके घर से 200 मीटर दूर मतलब फैमिली को अपने घर में बंद कर दिया और जाकर जबरदस्ती उसकी बॉडी जला दी। जी और उसके बाद जो हुआ वो तो और भी दुखद था कि वहां पर कर्फ्यू सा लगा दिया, कोई मीडिया वालों को अंदर जाने नहीं दिया, जी फैमिली वालों के भी फोन्स वगैरह छीन लिए, उनको धमकाया गया। सब कुछ हुआ। और फिर ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोलता है कि नहीं, हमने तो फैमिली की मर्जी से रात में क्रिमेशन कर दिया था। और फिर से वो अब कह रहे हैं कि नहीं, रेप नहीं हुआ। उसके बाद भी कह रहे हैं रेप नहीं हुआ। इस आधार पर कह रहे हैं कि कोई फोरेंसिक रिपोर्ट जिसमें कि वेजाइना का सैंपल 2 हफ्ते बाद लिया गया था जी उस इवेंट के, उसमें कहते हैं कि स्पर्म सेल्स नहीं मिले तो इसलिए रेप नहीं है। हम्म। जबकि सब लोग जानते हैं कि स्पर्म सेल्स बहुत कम दिन सरवाइव करते हैं, बहुत कम देर सरवाइव करते हैं। सर, मैं तो आपको इसलिए एक चीज़ यहाँ और पूछना चाहूँगा। आप वकील हैं तो आपको इस चीज़ का हमें ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। अगर स्पर्म सेल मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक डिसीजन है कि अगर विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन है तो वही एनफ है। नॉर्मली वो इनफ होना चाहिए। जी नॉर्मली उसके आधार पर बात मानी जाती है। जी लेकिन इसमें तो हर तरफ से फिर आपने बाहर के लोगों को वहां आने को बिल्कुल मना कर दिया, मीडिया को मना कर दिया। जी लेकिन वहां लोकल अ, जो ये राजपूत वगैरह थे, जिनके कम्युनिटी के बच्चों ने जी जी। रेप किया था, हम्म। उनकी वहां बड़ी सी मीटिंग होने दी जाती है।
जी। और फिर वो लोग और लोगों को धमकाने लगते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। यानी कि मतलब पुलिस का तो बहुत ही बुरा हाल है यूपी में। हुँ, हुँ, हुँ। और ये हाथरस का किस्सा एक इकलौता किस्सा नहीं है, इस तरह के बहुत सारे किस्से यूपी में हो रहे जी, जी। हैं। यूपी में हर हफ्ते 10-10, 15-15 रेप हो रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। सर यहाँ एक चीज़ ये देखने को आती है, ये इतना बड़ा एक हादसा हो गया और राज्य सरकार उस पर बिल्कुल जो उनके बयान आ रहे हैं वो उसको रेप मानने के लिए इनकार कर रहे हैं, पुलिस भी इसके पीछे सिर्फ एक यही कारण है कि लड़की जो है दलित जाति से आती है और जो कल्प्रिट हैं वो आते हैं ठाकुर जाति से। यहाँ जाति और ये धर्म यहाँ बीच में आड़े आ गया, क्या यही कारण है इसका? ऐसा ही लगता है कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी ठाकुर हैं, हम्म, 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 तो इनके कौम के लोग हैं जो ये अक्यूज्ड हैं, हम्म, तो उनको शह दी जा रही है। और हम देखते हैं कि पुलिस फोर्स में भी बहुत सारा कास्टिज्म आ गया है। जी, जी, जी। तो सर इसमें कहीं न कहीं इसके बीच में मतलब ये ज़ात-पात बीच में आड़े आ रही है जैसे कि अभी हमने ज़िक्र किया। दूसरी चीज़ सर मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो हमारा भारत देश जो है उसमें ज़्यादा जो बहुगिनती जिसे हम कह सकते हैं माइनॉरिटी में दूसरे लोग हैं लेकिन मेजॉरिटी में हिंदुइज्म है। तो ये दलित क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर हिंदू गिने जाते हैं, वैसे ये लोग भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं? हाँ, दलितों के ऊपर भी भाजपा और आरएसएस के लोगों का बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। जी। लेकिन कोशिश ये करी जाती है कि इनको भी एंटी मुस्लिम बना दें और ये बोल दें कि भाई मुसलमानों से तुमको खतरा है, और इस आधार पर उनके वोट इलेक्शन में ले लिए जाएं। हुँ, हुँ, हुँ। अ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की राजनीति अब इनकी चल पाएगी। वही सर हैरानी होती है कि सन 47 से लेकर सन 2014 तक तो कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। हिंदू खतरे में ये पिछले 6-7 साल से ही आया है, उससे पहले नहीं था। नहीं, बिल्कुल, ये तो सिर्फ वोट लेने के लिए सारे पॉपुलेशन को हिंदू मुस्लिम में बांट कर हिंदुओं की वोट लेने के लिए हुँ, हुँ, ये हुँ। सारी चाल चली गई है। जी, 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 जी। यह चीज़ सर देखने को ये आती है कि पहले उस लड़की को अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, 15 दिन तक उसे वहाँ रखा गया, फिर उसे 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जब उसकी कंडीशन पहले ही क्रिटिकल थी, तो उसे पहले क्यों नहीं यहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसके पीछे भी क्या कुछ ऐसी कोई राजनीति थी या दबाव डालकर उनके बयान बदलवाने का कुछ ऐसा कुछ हथकंडा था? नहीं, मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता कि उसके पीछे कोई राजनीति थी। हो सकता है कि उस समय उनको लगा हो कि वहां पर भी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। हुँ, 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 जब उसकी कंडीशन और खराब हुई तब फिर उसको दिल्ली लेकर आए। हुँ, हुँ। तो सर ये जिस तरह के हालात अब चल रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे क्योंकि जब से ये हाथरस वाला कांड हुआ है उसके बाद भी काफ़ी ऐसे खबरें आ चुकी हैं कि और भी कई बलात्कार के केसेस हो चुके हैं। तो ये सिलसिला कब थमेगा? कभी थमेगा भी या नहीं? क्योंकि जब तक पुलिस फोर्स ठीक नहीं होती और सरकार का इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर से कम नहीं होता, तब तक तो बड़ा मुश्किल है अगर ऐसी सरकार रहे। यूपी में तो ये आदित्यनाथ के खिलाफ ही इतने सारे संगीन अपराध के केसेस जी, थे। जी, 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 जी। उन्होंने उन्होंने खुद ही मुख्यमंत्री बनते अपने ही केसेस। जी, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने केसेस उन्होंने खत्म किए थे। हाँ, तो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह के केस में पुलिस रिफॉर्म्स का एक बहुत अहम फैसला सुनाया था, जी, जिसमें बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स होने थे। जी। जिसमें ये था कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाएंगी हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में, हुँ, हुँ, हुँ। जो कि पुलिस से इंडिपेंडेंट होंगी, जिनको कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स दिए जा सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें ये भी था कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड्स, ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स कम से कम मीडियम लेवल के ऑफिसर्स तक का तय करेंगे। जी, जी, जी। हर फील्ड लेवल के ऑफिसर की कम से कम 2 साल की मिनिमम टेन्योर होगा अपनी पोस्ट में। ये नहीं कि हर
कुछ महीने में आप उसका ट्रांसफर कर दें। हम्म, तो पुलिस को सरकार के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो आदेश दिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को आप सेपरेट करेंगे, जी। लेकिन वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे नहीं गए हम्म। और इसके चलते हुए पुलिस भी अभी सरकार के कहने पर काम करती है, उन्हीं के इशारों पर नाचती है। और पुलिस में भ्रष्टाचार भी बहुत है। सरकार है वो चाहती है कि बस पुलिस उनका काम करती रहे, बाकी पुलिस को पूरी छूट दे दो, जितना भ्रष्टाचार करें करें। सर ये चीज़ें जो जब से भारत आज़ाद हुआ है तभी से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, और जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे वैसे ये चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं कम होने की बजाय। इस पर कभी बदलाव आने के कोई आसार हैं क्या, खासकर हमारे भारतवर्ष में? देखिए, जब तक लोगों का दबाव नहीं पड़ता जनता का, हम्म, और हर बड़े बदलाव के लिए जनता को आंदोलन करना पड़ता है। जी। राइट टू इंफॉर्मेशन भी आंदोलन से आया, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी आंदोलन से आया, लोकपाल का कानून भी आंदोलन से आया, लैंड एक्विजिशन का भी नया कानून आंदोलन से आया, नया फॉरेस्ट एक्ट भी आंदोलन से आया। तो जो अफेक्टेड लोग हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर ये बदलाव आते हैं। अभी तो हम लोग को बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म सब की जरूरत है। सर जब आपने आंदोलन का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा आंदोलन की तरफ जाना चाहूँगा। 2013-14 में भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें आप मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिस आंदोलन के बारे में आपने थोड़ा कहा कि हमें भी कुछ उसके बारे में जो सोचा था वो ना निकल के कुछ और निकला। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ऐसे आंदोलन जो हुए वो आंदोलन बाद में कुछ के असलियत उनकी कुछ और निकली, और उसके बाद कभी बड़ा आंदोलन हुआ नहीं। लेकिन अभी एक किसान आंदोलन हो रहा है जिसे कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, सरकारें बिल्कुल जैसे बिल्कुल आंख मूंद के बैठी हैं। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अभी भी आप पीछे पंजाब में शायद आप भी गए थे किसान आंदोलन में, वहाँ योगेंद्र यादव जी भी बैठे हुए हैं, सिरसा में उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। तो ऐसे आंदोलन का क्या उसका निकलेगा, अंत निकलेगा, और क्या उस आंदोलन से निकल के क्या आएगा कि जो आंदोलन पर बैठे हैं उनके अलावा किसी को पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में कहीं आंदोलन चल रहा है? नहीं, अगर मीडिया ना भी दिखाए तब भी कम से कम किसानों के पास तो ये खबर पहुंचती ही है। और किसानों की संख्या बहुत है हिंदुस्तान में, उसका फिर भी बहुत इफेक्ट होता है। तो और जो आप लोकपाल आंदोलन का जो जिक्र कर रहे हैं जी। उसमें एक गड़बड़ी तो ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल का जो कैरेक्टर है हम ठीक से जल्दी समझ नहीं पाए, काफी उसमें समय लग गया। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने में कोई हर्जा नहीं था। वो पार्टी वैकल्पिक राजनीति के लिए बनी थी, जी। लेकिन उन्होंने जल्दी ही सत्ता में आने के बाद उसको बिल्कुल आम पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी छोड़कर आम पार्टी बन गई, जैसे और पार्टियां होती हैं सत्ता की होड़ में। और सारे उसूल छोड़ दिए, हर तरह के मीन्स अख्तियार करने लगे, लोकपाल को छोड़ दिया। यानी अब तो लोकपाल की बात ही नहीं करते, पारदर्शिता की बात ही नहीं करते। जी बिल्कुल। अब सारे अपने उसूल छोड़ दिए। तो उससे बहुत नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हम लोगों ने उस समय, कम से कम मैंने बहुत क्लोजली नहीं देखा कि इस आंदोलन में पीछे से भाजपा आरएसएस का काफी बड़ा रोल था। जी जी जी। और उनका मकसद था कि कांग्रेस को गिराकर खुद सत्ता में आ जाए, और वो हुआ भी। अगर हम उसको पहले देखते तो फिर इन लोगों को बाहर रखते उसके। जी सर देखिए, अब आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान, इतना क्वालिफाइड इंसान भी अगर ये नहीं भाप पाया कि इस आंदोलन के पीछे कौन है, तो एक आम इंसान कैसे समझ पाएगा? इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए सर, मैं अब इस पे ना बात करते हुए इस पे आता हूँ। किसान आंदोलन के बारे में 2 मिनट में आपसे और बात करना चाहूँगा। सर किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन केवल किसान का नहीं है सर,
एक आम इंसान का है, क्योंकि किसान के साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। किसान के साथ आड़ती भी जुड़ा है, एपीएमसी भी जुड़ी है, ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हैं, एक दुकानदार भी किसान से जुड़ा है। कि अगर किसान के साथ जो होता है, ये किसान आंदोलन अगर कामयाब नहीं होता और जो सरकार अपने मंसूबों में कामयाब, क्योंकि देखिए इसमें सबसे जो एक गलत पहलू इसका ये दिया गया कि अगर किसान का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो एसडीएम और डीएम से ऊपर जा ही नहीं सकता, कोर्ट जा ही नहीं सकता। ये एक कानूनी पहलू है, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। नहीं, देखिए ये जो अभी कानून लाए हैं जी किसानों वाला, इसका मकसद तो ये है कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल। अभी तुरंत नहीं खत्म करा गया है, लेकिन आगे चलकर खत्म हो जाएगा जी बिल्कुल। और किसानों को कॉरपोरेट्स के हवाले कर दिया जाएगा। हम्म। तो धीरे धीरे तो ये लोग किसानों को खत्म ही कर देना चाहते हैं। हम्म। इनके लिए तो बड़े बड़े जो अंबानी अडानी जो इनको पैसा देते हैं, यही लोग इनके लिए मायने रखते हैं। हम्म। किसान वगैरह तो सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं। जी जी जी। तो अ, दूसरी बात यह है कि ये कानून जिस तरह से पास किया गया है बिल्कुल असंवैधानिक है, हम्म। क्योंकि राज्यसभा में इसमें वोटिंग ही नहीं कराई गई, जी बिल्कुल नहीं हुई। जबकि कई ऑपोजिशन एमपीज ने वोटिंग कराने की मांग करी। हम्म। और रूल ये कहता है कि अगर एक एमपी भी मांग करे तो आपको वोटिंग करानी पड़ेगी, जी जी जी। लेकिन बगैर वोटिंग के पास करा दिया गया, जिसको हम्म। कहते हैं वॉइस वोट्स। जी जी कि लोगों ने हो हल्ले के बीच में बस बोल दिया उसने कि पास हो गया हो गया। तो बिल्कुल बहुत ही गलत तरीके से ये सारा पास किया गया। कोई इसको सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया, कोई चर्चा नहीं हुई, जी। पब्लिक में भी कोई चर्चा नहीं हुई, किसानों से भी कोई चर्चा नहीं करी गई, एकदम से ला के पास करा दिया गया। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं और करूंगा कि जो अभी इस वक्त भारत के हालात बने हुए हैं, इन हालातों के देखते हुए भारत का आने वाले समय में भविष्य क्या होगा? क्योंकि जो अब हालात हैं, जिस तरह जीडीपी माइनस में चली गई और जातिवाद, धर्म और के नाम पर जो ये चल रहा है, अभी पीछे जो जनवरी फरवरी में सीए और एनआरसी पर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, तो ये जो हालात बनते चले जा रहे हैं, इनसे क्या भविष्य क्या होगा? जो किस तरफ जा रहा है हमारा देश? हमारा देश तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है और लोकतंत्र के हर उसूल को, हर इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। जी बिल्कुल। आजकल अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बहुत बड़ा हमला है। जी बिल्कुल। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको सेडिशन के ऑफेंस में या झूठे यूएपीए वगैरह के यूएपी केस बिल्कुल जी। बनाकर, जैसे जो लोग सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी जो और बढ़िया-बढ़िया हमारे ट्राइबल दलित एक्टिविस्ट वगैरह थे, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबले, जी। फादर स्टैन स्वामी, वरावरा राव, इन सब लोगों को बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप पर यूएपीए में, जिसमें कि बेल ही नहीं मिल पाती, उस कानून में अरेस्ट कर लिया है। हम्म। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अ, एक लिंच मॉब को सड़कों पर छोड़ दिया है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। हम्म। रोज बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लोगों को सड़कों पर मारा जा रहा है, तो उनको पुलिस की शय मिली हुई है। फिर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक बीजेपी आईटी सेल ने एक लिंच मॉब सा बना रखा है, हम्म। जिसका काम सिर्फ ये है कि झूठ फैलाओ, जो सरकार के खिलाफ बोले उसको गाली दो, धमकियां दो। जी। फिर मुसलमानों के ऊपर इतना बड़ा हमला इस सरकार ने किया हुआ है, हर तरह से उनको प्रताड़ित, उनको सेकंड क्लास सिटीजन, ये सारा सीए एनआरसी का सिर्फ यही मकसद था हम्म। कि मुसलमानों को किसी तरह से वोटर्स लिस्ट में से निकाल दो। जी जी। अ, तो अ, और हमारी पूरी सभ्यता पर, मतलब हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उस पर भी हमला हो रहा है। और हम्म। सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल,
ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिजर्व बैंक, लोकपाल, पुलिस, सीबीआई, एनआईए, सब पर या तो ध्वस्त किया जा रहा है या सरकार के कब्जे में लाया जा रहा है। जी, जी, जी। तो आज जो हालात हैं वो तो इमरजेंसी से भी बदतर है। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर इस समय लोग खड़े नहीं हुए, अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी ध्वस्त कर दी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, किसानों की हालत खराब करी जा रही है, माइनॉरिटीज की तो हालत खराब ही है, दलितों के ऊपर खूब अत्याचार हो रहा है। हुँ, तो हुँ, अब ये लोगों को समझ में आ रहा है जी, जी। कि कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हुँ, 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 और अगर अब लोग खड़े नहीं हुए तो फिर देश नहीं बचेगा। हुँ, हुँ। इसलिए अब लोग खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने जो इस बारे में हाथरस और जो किसानों का मुद्दा है और जो देश के हालात है उसके बारे में जो जानकारी दी, अपने विचार साझा करिए किए। आपका धन्यवाद सर। वर्ल्ड सिक अपडेट्स की टीम थैंक यू। आपसे इजाज़त चाहती है सर। ये थैंक थे यू। एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो सोशल एक्टिविस्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और स्वराज इंडिया के एक वरिष्ठ नेता, जो आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह जो हाथरस का केस है, जिसमें जातिवाद लाके, ऊंच नीच का लाके, उसको सरकारों ने भी उस पर बिल्कुल जो अनैतिक कार्य किए, पुलिस ने भी उस पर एफआईआर पहले लिखने से इनकार किया, उसे बलात्कार मानने से इनकार किया, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने जानकारी दी और जो 2014 में जिसका एक वो खुद हिस्सा रहे थे आंदोलन, उसकी भी असलियत उन्होंने बताई। इसी तरह की और जानकारी लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। इसी तरह की वीडियो और आपके सामने हम ला पाएँ, उसके लिए आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।